गरीब और अमीर बहू के पकवान। बस लग गया यहाँ पोछा, अब जाकर मंदिर की सफाई कर दूंगी। अरे माँ जी आ रही हैं सामने से तो। माँ जी यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर फर्श गीला है। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए। हाँ मैं कल समय से कीर्तन पर आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल। अरे राम। सरोज अवनी की कोई बात नहीं सुनती और गीले फर्श पर आकर धम्म से गिर जाती है। तभी अवनी उसे उठाती है। माँ जी आप यहाँ पर क्यों आई? मैंने आपको इतना मना किया था, तब भी आपने सुना नहीं। उठिए, मैं आपको आपके कमरे तक ले चलती हूँ। मर जानी खसमानो खानी, पहले मुझे गिरा दिया और अब भोली बनने का नाटक कर रही है माँ जी करके। नहीं माँ जी, मैंने आपको बताया था पर आप कॉल पर थी। तो मेरी गलती थोड़ी है, गरीब कहीं की। तेरे माँ बाप ने इतना दहेज नहीं दे दिया था जो मैं अपनी मरहम पट्टी करवा लूं। आई है मुझे गिराने के लिए। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर अपनी सास को उसके कमरे में बाम लगाकर छोड़ के आ जाती है। दरअसल सरोज अपनी बहू अवनी से उसकी गरीबी की वजह से और कम दहेज लाने से बहुत चिढ़ कर बोलती थी। कभी भी उसके किए हुए काम में कमी निकाल दिया करती थी। एक शाम सरोज खाना देखकर कहती है, ये क्या है? मैंने बोला था ना कढ़ी चावल बना दे, पर तूने वही घिया चने की दाल बना दी है। माना कि तू गरीब घर से आई है, लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। ढंग से खाना बना लिया कर, कल पनीर बन जाना चाहिए। जी माँ जी। पता नहीं क्या सोचकर मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवा दी, पछता रही हूँ। कोई अमीर घर की बहू लाती ना तो खूब सोना चांदी लाती, पर तेरे से उम्मीद ही क्या करूँ। चल जा मेरी नजरों के सामने से। मेरे छोटे बेटे की तो मैं बहुत अच्छी बहू लेकर आऊंगी, इतनी अमीर कि मुझे सोने चांदी में ला दे। सास की बात सुन सरोज रसोई में चली जाती है, जहाँ उसके आंसू छलक जाते हैं। मम्मी पापा ने मेरी शादी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी माँ जी हमेशा ताने देती रहती हैं कि कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। खैर मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ सहना पड़ता है हम जैसी औरतों को। दिन गुजरते हैं। फिर सरोज छोटे बेटे सुभाष के लिए अमीर घर की लड़की ढूंढती है, जिससे वह दोनों का ब्याह धूमधाम से करवा देती है। वह दहेज में काफी इलेक्ट्रॉनिक बड़ी बड़ी चीज लाई थी और सास को 2-3 सोने और डायमंड के हार मिलते हैं। गृह प्रवेश के समय वह अपनी बहू की नजर उतारती है। अरे मेरी सुंदर सुशील बहू बड़ी सोनी है, नजर ना लगे। थू 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 थू। माँ जी अब इतनी भी तारीफ ना कीजिए। देखिए मैं आपके लिए ये डायमंड बैंगल्स लाई हूँ, आपके हाथों में बहुत अच्छे लगेंगे, पहनिए। सच में हीरे के कंगन? अरे वाह 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 मेरी बहू। देख करमजली, ये होती है बहू। देख कितना सामान लेकर आई है और मुझे क्या क्या दिया है। और तेरी माँ ने क्या दिया था? बस एक मामूली सी सोने की चेन। अजी आप। अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो, जाने दो। क्या समझा रहा है अपनी बीवी को? कुछ नहीं माँ, आप गृह प्रवेश कीजिए ना, दोनों चौखट पर हैं। सास डायमंड के कंगन पहनकर अपनी बहू को घर में लाती है। फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन देवरानी पहली रसोई का खाना बनाती है, जिसे खाकर सरोज का मुंह बन जाता है। आए हाय, ये छोटी बहू ने कितना बेकार खाना बनाया है। मन कर रहा है उल्टी कर दूं, पर कैसे सटकूं? सटकना तो पड़ेगा, वरना मेरी कलाइयों से ये हीरे के कंगन ना उतर जाएं। माँ जी बताइए ना, मैंने पहली रसोई का खाना कैसा बनाया है? अरे निशु, तुमने ये खाना? इतने में सरोज अपने बेटे के पैर पर मार कर इशारा करती है, जिससे वो चुप हो जाता है। बहू तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, इस निकम्मी बहू से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाया है तूने, बहुत बढ़िया। सुभाष बेटा तू आज फल खाकर ऑफिस जा, तेरे पेट के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा। मतलब माँ जी मैंने खाना बेकार बनाया है क्या? नहीं बहू, कल शादी में इसने पूरी पकवान ज्यादा खा लिया था ना, पेट खराब ना हो जाए इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। निशु ज्यादा खाना अच्छा नहीं बनाती थी, कभी उसकी सब्जी कच्ची रहती, कभी दाल में ज्यादा पानी, कभी नमक मिर्च ऊपर नीचे। सरोज को अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना कुछ खास पसंद नहीं था। वह खाना बड़ी बहू के हाथ का ही खाती थी, फिर भी उसे अक्सर सुनाया करती थी।
अरे मर जानी, तूने भिंडी में इतना ज्यादा गरम मसाला क्यों डाला? कितना चुभ रहा है मुझे। तुझे कुछ आता है या नहीं? कितने साल हो गए तुझे? छोटी बहू से सीख, कितना अच्छा खाना बनाती है। माँ जी, मैं दही दूं आपको? फिर आपको मसाला ज्यादा नहीं लगेगा। बकवास मत कर, जाकर स्टोर रूम की सफाई कर। ठीक है माँ जी। निशु, तुम भी चलो मेरे साथ। नो वे, मैं ये सब काम नहीं करने वाली हूँ। वहाँ इतनी डस्टिंग होगी, मेरी तबीयत खराब हो गई तो। मेरी बहू घर का कोई काम नहीं करेगी, सारा तू ही करेगी, समझी? अरे अगले महीने बहू तेरा बर्थडे है ना? हाँ माँ जी। और इसका भी है, 21 अक्टूबर को दोनों पकवान बनाओगी ना उस दिन? हाँ माँ जी। ठीक है, अब काम कर ले। अवनी काम करती है। रात को अवनी बहुत खुश थी। तुम्हारे जन्मदिन की चमक तो मुझे अभी से दिख रही है तुम्हारे चेहरे पर। जी मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं बहुत कुछ बनाऊंगी। गाजर का हलवा, छोले, पूरी, मटर पनीर, आपके फेवरेट दही भल्ले। ठीक है बाबा, कल मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। अब सो जाओ तुम। जी। सुबह होते ही दोनों बहू रसोई में थी। ओफो, क्या मुझे भी इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा? मेरा ही जन्मदिन और मैं ही नौकर के काम करूं? बिल्कुल नहीं, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर दूंगी। अरे बहू तू रहने दे, तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये अवनी है ना, ये सारा खाना तैयार कर देगी। सुन अवनी, 150 लोगों का खाना तैयार करना है तुझे अकेले। और घर की सफाई भी आज तेरी ही जिम्मेदारी है। जाकर आंगन में खाना बना। जी माँ जी। मुझे तो अभी तक किसी ने बधाई ही नहीं दी जन्मदिन की। देवरानी जी, हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। फिर अपनी स्टोर रूम से बड़े बड़े भगोने निकालती है और आंगन में अलग अलग स्टोव पर चावल, मटर पनीर, एक कढ़ाई में पूड़ियाँ तलती है। बाप रे बाप, अभी तो सिर्फ 2-4 चीज ही तैयार हुई हैं। गाजर के हलवे का पूरा पकना बाकी है। अरे जेठानी जी, यहीं रहोगी क्या? डेकोरेशन करवाओ वहां जाकर, कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। फिर थकी हुई अवनी देवरानी के बर्थडे की सजावट करती है और दोबारा खाना बनाती है। सास बहू धूमधाम से निशु का बाहर केक कटवाती हैं। उसके बाद एक केक अवनी के पास रख देती हैं। ये ले तेरे जन्मदिन का केक। माँ जी, मेरा केक कटिंग नहीं होगा क्या? तेरा केक कटिंग करवा कर क्या करेंगे? निशु बहू का हो गया है ना। वैसे भी खाना बनाना भी तो जरूरी था। जा सबको खाना पूछ। जी माँ जी। शायद मुझे किसी से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। अवनी अपने जन्मदिन के दिन सबको पार्टी में कोल्ड ड्रिंक, खाना सर्व करती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। कुछ देर बाद विनायक भी आ जाता है। अवनी अकेले कमरे में बैठी हुई थी। सॉरी अवनी, थोड़ा सा ट्रैफिक में लेट हो गया। पर तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? और केक ऐसे ही है? बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया? मुझे पता था। खैर, तुम उनसे उम्मीद मत ही रखो, मैं हूं ना साथ में करते हैं सेलिब्रेट। जी नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी साड़ी लेकर आया हूँ, तुम्हारा फेवरेट कलर। थैंक यू जी। पति के साथ जन्मदिन मनाकर अवनी खुश हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। निशु भी बेकार सा खाना ही बना रही थी। इससे सरोज एक दिन चिढ़कर बहू का हाथ पकड़कर कहती है, क्या है निशु बहू, तुझे तो ठीक से खाना बनाना क्यों नहीं सीख रही है? कितने दिन हो गए इतना नमक डालते हैं क्या कभी? दाल पतली सी, ऐसा कब तक चलेगा? तभी गुस्से में निशु सास का हाथ झटक कर उसके चांटा मार देती है, जिससे सरोज सोफे पर गिर जाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी गरीब हाथ लगाने की? इस चांटे को याद रखना, भूलिए मत, मैं अमीर बाप की बेटी हूँ, बहुत रकम लेकर आई हूँ यहाँ में। ये देखकर अवनी निशु के एक तेज थप्पड़ लगा देती है। निशु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को थप्पड़ मारने की? वो तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं, माँ समान है। ये पैसों का घमंड अपने पास रखो, अपनी गलती मानना सीखो। उन्होंने तुम्हें गलत क्या कहा था? खाना बनाना आता ही नहीं है तुम्हें। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने आज तक तुझे कितना बुरा कहा, जन्मदिन भी नहीं मनाया और इसने देख मुझे क्या रिटर्न गिफ्ट दिया है, जबकि तू तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी हमेशा से। कोई नहीं माँ जी, माँ जी बहुत बड़ी गलती हो गई अनजाने में, मुझे माफ कर दीजिए। निशु गिड़गिड़ा कर सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है।
तो सरोज उसे माफ कर देती है। इसके बाद से सास अवनी को ज्यादा प्यार करती है और निशु खाना बनाना सीख जाती है। गरीब सीता अपने बेटे अखिलेश को कचरे के ढेर के पास ही हल्दी लगा रही होती है और उसकी बेटी गौरी कचरा बीन रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी ही होना था। एक तो इस कचरे के ढेर में हम गरीबों को पहले इतनी कठिनाई झेलनी पड़ रही है। ये क्या काम है जो बारिश ने और मुसीबत बढ़ा दी। माँ, ऐसे में हम अखिलेश भैया की बारात लेकर कैसे जाएंगे? काश अगर हम भी अमीर होते तो अपने भैया की शादी के लिए बड़ा सा बैंक्वेट हॉल बुक करते और बड़ी धूमधाम से शादी करते। शायद हम गरीबों की किस्मत में एक कचरे के ढेर में ही जिंदगी काटना लिखा है। कर्म का लिखा तो काटना ही पड़ता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज के बाद जब बहू हमारी झोपड़ी में आएगी तो उसे कहाँ बिठाएंगे, कहाँ रखेंगे अपने घर की लक्ष्मी को, इस कचरे में? ये कहते कहते सीता की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। तभी गठिया बीमारी से ग्रस्त बुधन कहता है, ऊपर वाले पर भरोसा रखो भाग्यवान, उसके घर देर है अंधेर नहीं। क्या पता हमारे घर की लक्ष्मी के कदम पड़ने से हम गरीबों का भाग्य बदल जाए। गरीबी के चलते सीता का परिवार अखिलेश की शादी मंदिर में करता है और कविता बहू बनकर आ जाती है। कविता बहू, तुम तो जानती हो हमारे पास ना तो घर है ना ठिकाना, इसलिए इस कचरे में झोपड़ी डालकर दिन काट रहे हैं। जो है बस सर छुपाने को यही है। माँ जी, मैं खुद भी गरीब घर से हूँ, बहुत गरीबी देखी है, इसलिए समझती हूँ गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही बड़ी मुश्किल होती है, मगर अब से यही मेरा घर संसार है। सीता रोते हुए कचरे वाले ससुराल में ही अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है और अब वह भी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कचरा बीनती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? तू क्यों कचरा बीन रही है? क्यों माँ जी, क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं? ऐसा नहीं है बहू, इस कचरे में से उठने वाली बदबू तुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। माँ जी, जब मेरे गरीब ससुराल वाले भी तो 2 वक्त की रोटी के लिए इस कचरे की बदबू को सह रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? इसके बाद सभी मिलकर कचरा बीनते हैं। लो माँ, मैंने दिन भर में आज इतना कचरा बीना है। अखिलेश बेटा, जा जाकर ये सारा कचरा कबाड़ वाले को बेचा और राशन पानी ले आना। जी माँ। अखिलेश सारा कचरा ले जाकर कबाड़ वाले को बेच आता है। बदले में उसे बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, उसी से वह थोड़ा खाना खा पाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं। उनके हर दिन की सबसे बड़ी दुविधा थी 2 वक्त की रोटी खाना। ऐसे में कभी कचरा मिलता तो कभी बिल्कुल नहीं, जिस वजह से उन्हें ऐसे भी दिन देखने पड़ते। वह उन सभी को कई कई दिन तक भूखे ही सो जाना पड़ता। तभी एक दिन जब वह सभी कचरा बीन रहे होते हैं, तभी म्यूनिसिपालिटी वाले ट्रैक्टर से उनकी झोपड़ी उनकी आंखों के सामने तोड़ देते हैं। गरीबी से झुंझलाकर सीता उन्हें बहुत सुनाती है। अरे निगोड़ो, ये क्या किया तुमने? अरे क्या मिल गया तुम्हें हम गरीबों का घर तोड़कर? अब हम कहाँ रहेंगे? तुम गरीब लोग कभी फुटपाथ पर जम जाते हो और कभी कचरे में। बाप का राज समझा है क्या? ये सरकारी जगह है, तुम गरीबों को यहाँ कचरा बीनने दे रहे हैं, यही बड़ी बात है। दोबारा झोपड़ी बनाई ना तो अगली बार झोपड़ी के साथ साथ तुम सबको भी उड़ा दूंगा। चलो रे। क्यों, आखिर क्यों इस दुनिया की नजर में हम जैसे कचरे में रहने वालों की कोई इज्जत नहीं? हम कैसे रहेंगे इस कचरे में? ले देकर बस वो एक झोपड़ी तो थी, वो भी इन जालिमों ने तोड़ डाली। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम फिर से अपना घर खड़ा करेंगे। कविता कचरे में एक तिरपाल फिका हुआ देखती है, जिसे वह गरीब बहू बांध कर अपनी कचरे में रह रहे ससुराल वालों के लिए आसरा बनाती है। अक्सर कचरा बीनते समय उनके हाथ पांव में कचरे में से कांच पत्थर भी चुभ जाते, जिसमें 2 रोटी खाने के लिए उन्हें खून भी बहाना पड़ता और काफी दिक्कत उठानी पड़ती है। अजी, आप राशन ले आए? कविता, कचरा सेठ ने इतने सारे कबाड़ के बदले बस ये 10 रुपए ही दिए हैं। अजी, हमने दिन भर लगाकर उतना सारा कचरा बीना था और बस ये 10 रुपए, इसमें तो हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएंगे। जाने दे बहू, हर कोई 4 पैसे कमाने बैठा है।
आप लोग नहीं जानते, इस कचरे में बहुत कमाई है माँ जी। ये कबाड़ी वाले हम जैसे गरीब कचरा बीनने वालों को 5-10 रुपए पकड़ा देते हैं और खुद उसकी अच्छी कीमत लेते हैं, क्योंकि ये जो बोतल प्लास्टिक की सारी चीज है, ये कचरा दोबारा काम में लाया जाता है। अब से हम सीधे अपना कचरा वहां बेचेंगे जहां हमें इसकी अच्छी कीमत मिले, और इसीलिए अब हम सब अलग अलग कचरा बीनेंगे। जैसे कोई बोतल बीनेगा तो कोई थैली और कोई लोहा प्लास्टिक। अपनी गरीब बहू की बात पर अमल करके अगले दिन से उनके ससुराल वाले भी उसी हिसाब से कचरा बीनते हैं और आखिर में उसे इकट्ठा करके बड़े कबाड़ी वाले को बेचते हैं। बदले में उन्हें ठीक ठाक पैसे मिलते हैं, जिससे बहू राशन पानी लाती है और कचरे में ही बैठकर चूल्हे पर रोटी बनाकर खाने को देती है। माँ जी, बाऊजी, आप दोनों एक एक रोटी और ले लीजिए। आपका बुढ़ापे का शरीर है, आपका भरपेट खाना जरूरी है। कविता उनकी थाली में एक रोटी डाल देती है। बहू, तू सारी रोटियां हमें ही खिला देगी तो खुद क्या खाएगी? तू भी तो भूखी है, सुबह से कचरा भी नहीं है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप दोनों पेट भर कर खाइए। बहू, तेरी समझदारी से हमें 2 वक्त की रोटी तो भरपेट मिलने लगी है। बस अब तेरी ननद का घर बस जाए। मगर क्या माँ जी? हम जैसे कचरे में रहने वाले गरीब घर की बेटी से कौन रिश्ता जोड़ेगा? माँ जी देखना, ननद जी की शादी अच्छे घर में होगी। थोड़े दिन में कविता की ननद को देखने वाले आते हैं। आंटी जी, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, नाश्ता पानी कीजिए ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे ये पानी साफ तो है ना? कहाँ से भरा है? कचरेदान के बाहर एक प्याऊ है, वहीं से भरते हैं। पुष्पा आंखें गड़ाकर उनके गरीब तिरपाल वाले घर को और कचरादान को घिन से देखने लगती है। तभी तो फिर क्या सोचा आपने बहन जी? आपको हमारी बेटी पसंद तो है? नहीं, माफ कीजिएगा, अगर मैं एक ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ूंगी जो कचरे में रह रहे हैं, तो रिश्तेदारी में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? न घर है न कोई ठिकाना। बातों ही बातों में पुष्पा कविता के कचरे में रह रहे ससुराल वालों को बड़ा नीचा दिखाती है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी। आपने ठीक कहा माँ जी, हम इस गंदगी में कचरे में रहते हैं, मगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम जैसे कचरे वाले समाज में ना हो तो हर एक मोहल्ला, हर एक घर कूड़े कचरे से भर जाएगा। वो तो हम गरीब ही हैं जो सभी के घर की निकली गंदगी और कचरे को साफ करते हैं। कविता की कड़वी बात से पुष्पा चुप हो जाती है और चंदन कहता है, भाभी, मैं आपकी नंद गौरी का हाथ थामने को तैयार हूँ। मैं करोड़ों रुपए तो नहीं कमाता, एक बैंक में क्लर्क हूँ, मगर इतना कमा लेता हूँ कि आपकी नंद को खिला सकूं। उसके बाद वह गरीब बहू अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कचरे में ही अपनी गरीब ननद की शादी की हल्दी मेहंदी पीसती है। बहू, हल्दी मेहंदी तो जैसे तैसे हो जाएगी, मगर शादी का मंडप, टेंट और बाकी के खर्चे हम कैसे देखेंगे? पैसे तो हैं ही नहीं। मैंने कुछ पैसे गौरी की शादी के लिए जोड़ रखे थे। जब से हमने कचरा बीनकर बड़े कबाड़ी वाले को बेचना शुरू किया था ना, मैं हर रोज थोड़ा पैसा अलग रख देती थी, क्योंकि हम घर में 2 वक्त की रोटी खाने में जितना खर्च करते हैं वो नहीं रुकता। मगर थोड़ी थोड़ी बचत से आज वो शादी में लगाने के काम आएगा। यह देखकर गौरी की आंखें भर आती हैं। भाभी, आपने हम सबके लिए जितना किया है उसके लिए शुक्रिया कहना बहुत कम है, और आज मेरा घर बसने जा रहा है। देख, रुला दिया ना, ये खुशियों की घड़ी है ननद जी। चलो, अभी तो तुम्हें हल्दी भी लगानी है, बहुत से काम भी बाकी हैं। फिर सभी गौरी को हल्दी लगाते हैं और इसके बाद कविता एक पांव पर कचरे की जगह को साफ करके शादी का मंडप बनाती है और गौरी विदा हो जाती है। जिसके बाद कविता और उसके गरीब ससुराल वालों को सरकार की तरफ से उस कचरे की जगह को दे दिया जाता है और उन्हें हर महीने सरकार पैसे भी दिया करती है, जिससे उनके हालात ठीक हो जाते हैं।